PYQs है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, और थोड़ा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दिया हुआ है। लेट्स सी कि तुम कितने आंसर कर पाते हो। चौथा सेट है, 3 सेट पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, सो दिस इज़ द 4th सेट। अच्छे से डिस्कस करेंगे, समझेंगे है क्या। सो क्वेश्चन नंबर 61 बात कर रहा है, विच गवर्नर जनरल एसोसिएटेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। कौन सा गवर्नर जनरल, हिंदी में क्या है जो भी है, चूक के सिद्धांत से संबंधित है। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। अब यहाँ पे 4 ये गवर्नर्स के नाम है, इससे पहले देख लेना है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स थी क्या। तो ये आपके लॉर्ड डलहौसी ये लेके आए थे। बेसिकली समझा दो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स क्या है। ब्रिटिशर्स का अल्टीमेट एम ये था कि इंडिया में कैसे अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करें। तो उसके लिए क्या क्या करते थे वो, डायरेक्ट लड़ाइयाँ लड़ते थे, ठीक है, और अगर जो राजा हारता था उसकी टेरिटरी उनके पास आती थी। दूसरा ये लोग क्या करते थे, जो भी हमारे राजा महाराजा थे ना, उनसे बोलते थे कि हमारे अंडर में आ जाओ और ये डिक्लेयर करो कि इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ब्रिटिशर्स सुप्रीम पावर हैं, हम उनके अंडर में। इस पॉलिसी को बोलते थे सब्सिडरी अलायंस, इसके बारे में भी कभी पढ़ेंगे। ये एक तीसरी पॉलिसी लेके आ गए, इस पॉलिसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। इसका मतलब ये था कि कोई भी राजा है, राजा और रानी है, अगर उनका कोई नेचुरल बॉर्न बेबी नहीं है, लड़का नहीं है, एडॉप्टेड सन है, तो राजा के मरने के बाद वो एडॉप्टेड सन राजा नहीं बनेगा। और जब वो एडॉप्टेड सन राजा नहीं बनेगा तो उसका जो टेरिटरी है वो किसके पास जाएगी, किसके पास चली जाएगी, ब्रिटिशर्स के पास। तो डेफिनेटली इट इज़ अ पॉलिसी टू लाइक एक्सपेंड देयर टेरिटरी, और कुछ भी नहीं था। कोई भी उनको एक बहाना चाहिए था। इस बार बहाना ये था कि अगर किसी भी राजा का कोई नेचुरल बॉर्न बेबी नहीं है तो वो टेरिटरी किसके पास जाएगी, ब्रिटिशर्स के पास जाएगी। इस पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं, चूक के सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, ठीक है। इसको लेके कौन आए थे, लॉर्ड डलहौसी लेके आए थे। बहुत ये फेमस थे, काइंड ऑफ इनका जितना क्रिटिसिज्म है थोड़ा सा उनका एप्रिशिएशन भी है। आप देखिएगा भारत में मॉडर्न रेलवे ये लेके आए। आपने कई बार पढ़ा होगा कि रेलवे कब आया, तो रेलवे आया था 16 अप्रैल 1853, और जो पहली पैसेंजर ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। तो बॉम्बे में एक लोकेशन है, वहाँ से थाने चली। इस डेट को याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 में। ओके, ये सारा हैप्पी पीटी मिल जाएगी, क्या है लिखने की वो मत करो, आराम से सुनो। एक और क्वेश्चन ये आ जाता है, इन्होंने कितनी टेरिटरीज को एनेक्स किया इस पॉलिसी के अंडर में। तो एक टेरिटरी थी सतारा, महाराष्ट्र में पड़ता है, 1848 में इसको एनेक्स कर लिया। वहाँ के भी राजा का जो बच्चा होगा एडॉप्टेड सन होगा। देन इन जयपुर, संभलपुर, उदयपुर। एक मेन मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, झांसी 1853। आप सभी लोगों ने सुना होगा झांसी की रानी की लड़ाई, ठीक है। एंड बाय जनरल रोजवेल्ट, उन्होंने बोला था दी ओनली मैन अमंग ऑल दी फाइटर्स इज झांसी की रानी। मतलब इतना ये ब्रेवरी से लड़ी थी कि इनको इन्होंने मैन बोला। तो झांसी की रानी, इनकी जो झांसी टेरिटरी थी उसको भी ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के अंडर में 1853। और इसके बाद तुमने 1857 की क्रांति के बारे में सुना होगा। तो 3-4 साल के बाद जब 1857 की 1857 की क्रांति हुई तो वहाँ पे झांसी के लोगों ने झांसी की रानी के साथ मिलके अटैक किया। कहाँ पे, झांसी पे, जिसको किसने कैप्चर कर रखा था, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स पता होना चाहिए। दूसरा झांसी भी याद रखिएगा 1853। कई बार अगर वो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाना होता है तो दे में आस्क का क्वेश्चन, इनमें से आपको 3-4 टेरिटरी दे देंगे, एक अलग से डाल देंगे। दे में आस्क की इनमें से कौन सा राज्य या कौन सा इलाका डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के अंदर में इन्होंने इंटीग्रेट नहीं किया था। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, 2-3 याद कर लेना। सतारा महाराष्ट्र में है, जयपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, थोड़ा सा याद रखोगे काम चलेगा। क्रोनोलॉजी याद करने की जरूरत नहीं है, बस पहला याद रखिएगा सतारा 1848, ठीक है। तो ये ये थे आपके लॉर्ड डलहौसी। एक तो इन्होंने ये काम किया था, और जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया कि उस समय आज़ादी के समय सारे लोगों को ये नहीं लगता था कि ये जो ब्रिटिशर्स है ना, ये हमें कॉलोनाइज कर रहे हैं, हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। ये अब जाके सारे लोग मानते हैं, अभी भी सारे लोग मानते नहीं है। उस समय ज़्यादातर लोग ये भी मानते थे कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में वो हमें मॉडर्नाइज कर रहे हैं, हमें एडवांस कर रहे हैं। तो दे आर सपोर्टिंग कि ब्रिटिशर्स इंडिया में रहे। और 1857 की क्रांति के दौरान अगर आप देखोगे, बहुत सारे हमारे देश के लोगों ने ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ाई लड़ी, ठीक है। तो इस समय बहुत सारे लोगों की आर्ग्यूमेंट ये थी कि देखिए आप ब्रिटिशर्स को गलत बता रहे हो, हमारे देश में मॉडर्न रेलवे लेके आ रहे हैं। अनोदर एक और इन्होंने रिफॉर्म किया,
ये देखिए मिनिस्ट्री ने भी इसको, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने भी इसको सेलिब्रेट किया था, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856। तो हमारे देश में पहले विडोज को लीगली शादी करने की परमिशन नहीं थी। मतलब अगर आप विडो हो गए तो आपको लाइफ लॉन्ग कैसे रहना है, विडो की तरह रहना है, लाइफ लॉन्ग आपको उसी, मतलब लाइफ में फिर आपकी में कोई भी वो नहीं होना चाहिए, शोशाबाजी नहीं होनी चाहिए। शोशा तो खैर थोड़ा सही वर्ड नहीं है, मतलब कुछ भी हाईलाइटेड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको प्लेन लाइफ जीनी है। अगर किसी के घर में कोई शुभ काम हो रहा है तो वहाँ पे एक विधवा नहीं जा सकती, उसको काइंड ऑफ श्रापित माना जाता था। तो 1856 में ब्रिटिशर्स एक लॉ पास करते हैं जिसमें विडो को ये रीमैरी करने का राइट दे देते हैं, अगेन बाय लॉर्ड डलहौसी। तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं देखो ब्रिटिशर्स हमारे देश में क्या कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं, सोशल रिफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा है किसी विडो को, ओल्ड एज को सफ़ेद कपड़े पहने हुए, विलेज में दादा दादी किसी को देखा हो, सफ़ेद तो प्रॉपर ना पहनते हो लेकिन आपने देखा होगा कि वो ज़्यादा हाईलाइटेड कलरफुल कपड़े नहीं पहनते हैं। तो ये सिस्टम आज भी चला आ रहा है। ओके, इन सोशल रिफॉर्मर के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इनका नाम लिख लीजिएगा। ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर आप जितने भी सोशल रिफॉर्मर के बारे में बात करोगे, वन इज राजा राम मोहन रॉय, अनदर इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की लॉबिंग थी, इन्हीं का ही वो मेहनत थी जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने लॉ पास किया, विडो रीमैरिज एक्ट। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विडो रीमैरिज एक्ट, और विडो रीमैरिज एक्ट और रेलवे, ये दोनों मॉडर्न काम किसने किए थे, किस गवर्नर जनरल के अंडर में हुए थे, लॉर्ड डलहौसी। ठीक है, यहाँ से मैं तुम्हें एक और भी कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से कम है, 15 है, तो इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। हाँ, आप देखिएगा यहाँ पे इन्होंने टर्म क्या यूज किया है, गवर्नर जनरल। आप देखेंगे 1835 तक हम बोलते थे सिर्फ गवर्नर, और 1835 तक जो भी इंडिया का हेड होता था उसको हमने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, फिर गवर्नर जनरल, उसको थोड़ी सी मिलिट्री पावर रख दी। इसके बाद आप देखेंगे सेम इसी हेड व्यक्ति को 1857 के बाद, 1857 के बाद में हमने बोलना स्टार्ट कर दिया वॉइस रॉय। बट देयर इज अ डिफरेंस था, गवर्नर जनरल उस समय तक था जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे देश में शासन लगता था। तो 1857 की क्रांति तक हमारे देश में जो संभालता था हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वाज अ प्राइवेट कंपनी, उसका नाम क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1857 में इतने बड़े लेवल की क्रांति आई, इतना बड़े लेवल का रिवॉल्ट हुआ, फिर इन लोगों को लगा कि अब एक कंपनी हमारे देश को नहीं संभाल सकती है, तो इन्होंने क्या कर दिया, कंपनी का रूल खत्म कर दिया और यहाँ पे क्राउन रूल लगा दिया, राजकुमारी का रूल लगा दिया। तो क्राउन का मतलब राजकुमार या रानी जो भी ब्रिटेन के थे वो डायरेक्टली हम लोगों पे रूल कर रहे हैं। अब इस क्राउन के अंडर में जो पोस्ट थी उसका नाम इन्होंने क्या कर दिया, वाइसरॉय। ठीक है, तो जिसको हम गवर्नर जनरल बोलते थे उसको फिर हमने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, वाइसरॉय बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ओके, यहाँ पे याद रखिएगा देयर इज अ मैन, वो था, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, CANNING। इनका टेन्योर था आई गेस 1856 से था और 1862 तक था। अब सुनिएगा इनके बारे में फैक्ट क्या है, ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ही वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये बंदा कंसिस्टेंट था, तो जब वो सिस्टम चेंज हुआ तब भी यही था। तो ये लास्ट गवर्नर जनरल है एंड फर्स्ट वाइसरॉय। अब आप देखेंगे इसके बाद में जो भी इवेंट होगा तो जो इंडिया का हेड है उसको हम किस नाम से डिनोट कर रहे हैं, वाइसरॉय के नाम से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपने क्या क्या पढ़ा, लॉर्ड डलहौसी के बारे में आपने पढ़ा। इसके बाद हमें ये 4-5 लोकेशंस है, कैसे वो एनेक्स हुई, इनकी पूरी क्रोनोलॉजी पता चली। फर्स्ट रेलवे बेसिक फैक्टर पता होगा, देन हमें पता चला विडो रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ, 1856 में, एंड हु वाज द सोशल रिफॉर्मर बिहाइंड दिस एक्ट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, और एक और सोशल रिफॉर्म की बात ही हो रही है तो लिखेगा राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय, ओके, व्हाट राजा राम मोहन डिड वाज, इन्होंने अबॉलिश किया सती को, मतलब इनके जो लॉबिंग थी उसकी वजह से सती आपका अबॉलिश हुआ। तो लिखिएगा आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1829 सती अबॉलिशन एक्ट, 1829 सती अबॉलिशन एक्ट। ओके, क्लियर है? ओके, अब ये भी थोड़ा सा अगेन बड़ा ड्रामेटिक सा है। रॉलेट एक्ट
ऑफ 1919 वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, किसके पीरियड में आया? ये तुम्हारा एसएससी सीजीएल 2013 में आया हुआ है। तो रॉलट एक्ट 1999 वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो यहाँ पे 3-4 आपको नाम लिखे हुए हैं। ओके, अब देखिएगा रॉलट एक्ट है क्या। ओके, दिस इज द न्यूज़पेपर कटिंग, ये जब रॉलट एक्ट पास हुआ था, समझाता हूँ इसके बारे में है क्या। इसको आपने देखा है, इसको ब्लैक बिल के नाम से भी बोला गया है, इसको गांधी जी ब्लैक एक्ट भी बोलते थे, काला लॉ इसको बोलते थे। सुनिएगा, इस बिल का एक मेन प्रोविजन था, और वो इस बिल का मेन प्रोविजन ये था, सस्पेक्ट कुड बी डिटेन्ड इन जेल फॉर अप टू 2 years विदाउट चार्ज। पुलिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करके रख सकती है जेल में बिना चार्ज शीट दायर करे, ठीक है। कब तक? 2 साल तक। आज क्या पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है? कर सकती है। मतलब समझ में आया ना, एक पुलिस वाला अपनी पावर को मिसयूज करते हुए क्या आप हम में से किसी को अरेस्ट कर सकता है? कर सकता है। मिसयूज करते हुए, मिसयूज करने की पावर है, वो अरेस्ट कर सकता है। वो बोलेगा कि ठीक है यहाँ पे ये चोरी हुई है और उसका स्केच हमारे जैसा लग रहा है, ले जाएगा रिमांड पे। कब तक वो हमें अरेस्ट करके रख सकता है? 24 घंटे। 24 घंटे के बाद अगर उसको कस्टडी बढ़ानी है तो उसको फिर एक जुडिशियल ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। जुडिशियल ऑफिसर के पास वो एविडेंस प्रेजेंट करेगा, एंड इफ जुडिशियल ऑफिसर इज कन्विंस कि देयर इज अ सफिशिएंट एविडेंस, तो वो हमारी कस्टडी को बढ़ाएगा, अदरवाइज हमारी कस्टडी को नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, तो आज की डेट में सिर्फ वो कितना है? 24 घंटे। 24 घंटे तक पुलिस वाले अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद में देयर हैज टू बी अ न्यूट्रल बंदा, जो एक जज है, वो वैलिड मेरिट के आधार पे आपकी जुडिशियल कस्टडी देगा। आपने सुना है ना कई बार, इस व्यक्ति को 11 दिन के लिए न्यायिक हिरासत पे भेजा, जुडिशियल कस्टडी पे भेजा। तो अगर आपके पास सफिशिएंट प्रूफ है, जुडिशरी के पास जाएंगे, जुडिशरी बोलेगा कि हाँ 10 दिन के लिए इसको किस पे भेज दो? जुडिशियल कस्टडी पे भेज दो। ठीक है, ऐसा न्यायिक हिरासत पे भेजा जाएगा। तो उस समय वो कितना था? अंग्रेजों ने बढ़ा के कितना कर दिया? 2 साल। नो जस्ट इमेजिन। अब ब्रिटिशर्स की लंबी फिलॉसफी ये थी कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर आंदोलनों को चलवाते थे, मूवमेंट को वो प्रमोट कर रहे हैं। पुलिस ने उनको अरेस्ट कर दिया, 2-3 दिन के बाद उन्हें बेल मिली, वापस उन्होंने आंदोलन चला दिया। तो इन्होंने मेक श्योर करा कि ये व्यक्ति 2 साल तक जेलों में रहे। तो 2 साल तक क्या होगा? लोग उन्हें भूलने वाले हैं, लोगों को ध्यान नहीं रहेगा, और लीडर है वो भी थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। तो ये था कि जितने भी लीडर हैं उनको अरेस्ट करेंगे 2-3 साल तक, और तब तक हम इनको अच्छे तरीके से आंदोलन को सप्रेस कर देंगे। तो इन्होंने एक एक्ट पास किया। तो ये समझ में आया आपको रॉलट बिल क्या था? इसको एक और फैक्ट याद रखना है, एमसीक्यू आया हुआ है, इसको कौन सा लॉ बोलते हैं? ब्लैक बिल या ब्लैक लॉ भी बोलते हैं। और इसका मेन प्रोविजन क्या था? कब तक अरेस्ट किया जाएगा? 2 साल तक। आज ये जो 24 घंटे वाला है, क्या ये किसी आर्टिकल में मेंशन है? यस, आर्टिकल 22 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अवर फंडामेंटल राइट। पुलिस कैन नॉट अरेस्ट अस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 24 आवर। इसमें भी सर्टेन एक्सेप्शंस है। ट्रेवलिंग टाइम इज एक्सेप्शन, हॉलीडे इज एक्सेप्शन। सपोज आपको सैटरडे को अरेस्ट किया और संडे को छुट्टी है, मंडे को दिवाली है, तो देयर इज नो कंपल्शन कि उसको संडे को ही जज के पास लेके जाना है। नो, फिर आपको छुट्टी, इसमें एक एक्सेप्शन है। ठीक है, और ट्रैवलिंग टाइम इज एक्सेप्शन। ये समझ में आया? ओके, अब देखिए होता क्या है। गांधी जी इसके अगेंस्ट एक सत्याग्रह लॉन्च कर देते हैं। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में वापस जाएंगे, ये वही समय था, गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे और उन्होंने 3-4 छोटे छोटे आंदोलन किए थे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने किया था खेड़ा सत्याग्रह किया था, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था, अहमदाबाद मील स्ट्राइक किया था, एंड गांधी जी वॉज लुकिंग फॉर अ नेशनल लेवल प्रोटेस्ट। छोटे छोटे प्रोटेस्ट करने के बाद वो सक्सेसफुल होते हैं। नाउ गांधी जी वांट्स अ नेशनल लेवल प्रोटेस्ट, और वो नेशनल लेवल का प्रोटेस्ट करने के लिए गांधी जी को यहाँ पे एक अच्छा मुद्दा मिलता है। वो क्या है? रॉलट एक्ट। तो गांधी जी रॉलट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह लॉन्च कर देते हैं। सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और ये पहला ऐसा मूवमेंट था कि बढ़ चढ़ के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बट यहाँ पे होता क्या है? पंजाब में कुछ कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, और उनको अरेस्ट करने के बाद बहुत सारे उनके लोकल सपोर्टर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो लोग आपका जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो जाते हैं। जलियांवाला बाग में वो पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आते हैं, और वहां पे जैसे ये बात जनरल डायर को पता चलती है, दैट मैन टेक्स अ कॉल, और वो क्या करता है कि आप सभी लोगों ने रूल वायलेट किया है, सभी लोगों पे ओपन फायर करा देता है। दिस इज नॉट द ओरिजिनल इमेज, ये किसी एक मूवी सीन से ली हुई है। तो उन लोगों पे लगभग ओपन फायर करा दिया जाता है। 2000 के आसपास लोग होते हैं। ऑफिशियली भी लगभग 300 लोगों की डेथ होती है, अनऑफिशियली लगभग 500-600 लोगों की डेथ होती है जो इनोसेंट होते हैं। अब यहाँ पे लीडर ये बोल रहे हैं कि सर ये हमारा प्रोटेस्ट पीसफुल था, तभी वहाँ पे महिलाएं थी, तभी बच्चे थे।
अगर ये हमारा मूवमेंट वायलेंट होता तो यहाँ पे हम महिलाओं और बच्चों को लेके नहीं आते। तो ये रोलट एक्ट है। और यहाँ पे अभी आपने एक मूवी भी देखी होगी, सरदार उधम सिंह, ठीक है ना। ये बंदा जाता है, इसको बदला लेना है। किससे बदला लेना है? जनरल डायर से। और ये जाके फिर लंदन में जाता है और एक जनरल डायर को मारता भी है। तो दिस इज द जनरल डायर, ये वो ऑर्डर देते हैं। तो यू शुड नो अबाउट जनरल डायर। ओके, इंडियन प्रेशर के कारण कि जनरल डायर ने जो किया वो सही था नहीं था, ब्रिटिशर से कमीशन भी बैठाते हैं और उस कमीशन का नाम है आपका हंटर कमीशन। ये बंदे थे। ये भी क्या करता है? ये भी जनरल डायर के एक्ट को जस्टिफाई करता है कि उन्होंने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया, ठीक है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड नो हंटर कमीशन किस पे बैठा था? जलियांवाला बाग का जो जनरल डायर का रोल था उस पर, और वहाँ पे जनरल डायर थे। उसके बाद में उनका बदला लेने के लिए, आपने उधम सिंह मूवी देखी है ना, देखी होगी आपने, देखा होगा ये बंदा उस टाइम पे जब अटैक हो रहा होता है, बहुत सारे इंजर्ड लोगों को लेके जाता है, बहुत सारे लोगों की इसके सामने डेथ हो रही होती है, इमोशनली ये बंदा बहुत हद तक टूट जाता है और बाद में जाके बदला लेता है। तो उधम सिंह आपको पता होना चाहिए, जनरल डायर के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में हम सबको पता है। अभी भी देखिए हम इंडियन लोग क्या करते हैं, जब भी आप देखेंगे 13 अप्रैल आएगा, अब फिर से आएगा, तो आप देखिएगा ट्विटर पे एक ट्विटर कैंपेन स्टार्ट होती है। हम बोलते हैं ब्रिटिशर्स से कि एटलीस्ट अपोलोजाइज फॉर दैट एक्ट, आपने जो भी किया आप कम से कम उस एक्ट के लिए माफ़ी हमसे मांग सकते हैं। तो हर बार इंडियन ट्विटर कम्युनिटी ट्वीट करती है, वायरल उस ट्वीट को करती है, आपका ट्रेंड करता है वो, सो दैट ब्रिटिश लोगों को रियलाइज हो और कम से कम वो उस एक्ट के लिए माफ़ी तो मांगे। ओके, रॉलट एक्ट ब्लैक, ये 2 साल, आर्टिकल 22 ये पता होना चाहिए। देन जलियांवाला बाग प्रॉपर ये बना हुआ है, एंड जनरल डायर, सरदार उधम सिंह एंड हंटर कमीशन, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट इससे रिलेटेड। गवर्नर कौन से थे? ये वही थे, ये थे चैम्सफोर्ड थे। ओके, नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ एसएससी 2012। इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ, एक बार देख के अब अपना ही बताओ, सोचो थोड़ा क्या आंसर होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तुमने ये सुना हुआ है समाजवादी, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, मिक्स इकोनॉमी, डुअल इकोनॉमी। अब समझो इकोनॉमिक प्लानिंग किसके बारे में बात कर रहा है। आई एम प्रोवाइडिंग यू हिंट, प्लानिंग कमीशन हमारे देश में था। सोचो, बाकी लोग और आंसर दें। देखिए, अगर यहाँ पे सोशलिज्म नहीं होता तो मिक्स भी मार देते, ट्रू होता, बट असेंशियली इट इज द फीचर ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। सोशलिज्म से ये आया है, बट अगर ऑप्शन में मान लो सोशलिज्म नहीं होता, कुछ और मैं डाल देता, तो आंसर फिर हम क्या मारते? मिक्स का भी हो सकता है, बट है किसका एसेंशियल फीचर? सोशलिज्म का। तो सोशलिज्म में होता क्या है बताता हूँ मैं। देखिए, किसी भी इकोनॉमी में ये 3 एग्जाम्पल हैं, तीनों अलग अलग सिस्टम के हैं। किसी भी देश को ये फैसला लेना होता है कि आपके देश में गुड्स और सर्विसेज कौन प्रोड्यूस करेगा। गुड्स का मतलब वस्तुएं जो हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल दीज चेयर्स आर गुड्स, ठीक है, ये गुड है, ये जो डोर है ये गुड्स है। हम आपको जो दे रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज, हॉस्पिटल आपको सर्विसेज देता है, तो हु इज़ गोना टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन योर कंट्री, ये फैसला लेना होता है। यूएस ने ये बोला हुआ है हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस करेगा? प्राइवेट सेक्टर। फाइटर जेट भी प्राइवेट सेक्टर बनाएगा, पेन भी प्राइवेट सेक्टर बनाएगा, एटॉमिक रिएक्टर भी प्राइवेट सेक्टर बनाएगा। जस्ट इमेजिन कितना ज़्यादा वो प्राइवेट कंपनियों पे ट्रस्ट करते हैं। यूएसएसआर और रशिया का एक सिस्टम था कि एवरीथिंग विल बी प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सारी चीज़ें प्रोड्यूस करेगी। और कुछ ऐसे देश होते हैं मिक्स इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी प्रोड्यूस करता है, गवर्नमेंट भी प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स इकोनॉमी। अब आप सुनिएगा, प्राइवेट सेक्टर में हम क्या करते हैं? आज गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या गवर्नमेंट अगले साल का टारगेट लेके चल रही होगी हम इतनी कारें बनाएंगे? क्या गवर्नमेंट का कोई टारगेट होगा? नो, देयर इज नो टारगेट। अब आप बोलोगे कि फिर सर ये कंपनियां कैसे काम कर रही हैं? हमने फ्री कंपटीशन छोड़ा हुआ है, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, मतलब फेयर है, कोई भी किसी भी तरीके की पार्शियलिटी या कोई भी हम फेवरेटिज्म नहीं दे रहे हैं। तो क्या होगा? जितनी डिमांड होगी कंपनियां उतनी प्रोडक्शन कर लेंगी, कोई भी व्यक्ति कार बेच सकता है। समझ में आया ना? मान लो ग्रेटर नोएडा में रेस्टोरेंट कितने खुले हैं, अथॉरिटी थोड़ी ना डिसाइड करेगी कितने खुलने हैं। हमने क्या किया हुआ है? कोई भी रेस्टोरेंट खोल सकता है।
तो जितनी डिमांड होगी उतने अपने आप से रेस्टोरेंट आपके ओपन हो जाएंगे। यहीं देख रहे हो ना कॉमर्शियल बेल्ट में पहले कितने कम थे, अब डिमांड और ज़्यादा आती जा रही है तो और ज़्यादा ओपन होते जा रहे हैं। अगर ये सरकार कंट्रोल होता तो क्या होता, अथॉरिटी डिसाइड करती 4 लोगों को लाइसेंस दिया है, तुम ही लोग ओपन कर सकते हो, 5वें को अगर लाइसेंस लेना है तो पहले अथॉरिटी जाओ। तो इसमें होता क्या है, इस गवर्नमेंट वाले सिस्टम में बहुत करप्शन होता है, ठीक है, ये इतना एफिशिएंट नहीं होता। तो अमेरिका में कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कौन करेगी, प्राइवेट सेक्टर, इस सिस्टम को हम बोलते हैं कैपिटलिज्म। और रशिया में कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कौन करेगा, गवर्नमेंट, इसको हम बोलते हैं सोशलिज्म। हालांकि 1991 के बाद रशिया ने चेंज लेके आया और हमारे देश में आप देखिएगा प्राइवेट सेक्टर भी है और सरकारी सेक्टर भी है। आप देखिएगा ICICI बैंक भी है और SBI भी है। तो हमारे देश में प्राइवेट कंपनियां भी प्रोड्यूस करती हैं और सरकार भी प्रोड्यूस करती है। बट एक डिफरेंस है, 1950 में भी हमारे देश की इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी थी, लेकिन 1950 में वो हैविली किस तरफ थी, सोशलिज्म की तरफ थी। आज वो हैविली किस तरफ है, कैपिटलिज्म की तरफ, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंस। तो प्लानिंग आप करते हो इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था में, आपको हर चीज़ के लिए प्लान करना होता है, समझ में आया ना। अब यहाँ पे कितने रेस्टोरेंट ओपन होंगे, अगर ये जिम्मेदारी सरकार की है तो क्या सरकार बैठ के 2030 का मास्टर प्लान बनाएगी ना, कितनी प्लानिंग होगी, कितने रेस्टोरेंट चाहिए, कितने कोचिंग सेंटर चाहिए। तो जहाँ पे भी सरकार समाजवादी व्यवस्था में डिसाइड करती है, सरकार क्या करती है, प्लान करती है, ठीक है। कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं होता है, मिक्स इकोनॉमी में ऐसा हो सकता है। तो इसका आंसर है ये समाजवादी। ओके, डंपिंग क्या है, इसको अच्छे से पहले पढ़ो, फिर मैं इसको न्यूज़ आर्टिकल से ही बताऊंगा ये क्या क्वेश्चन है। डंपिंग को पढ़ो, व्हाट इज डंपिंग। बिल्कुल नहीं, थर्ड, ओके। चलो 2 मैं तुम्हें न्यूज़ दिखाता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ क्या है डंपिंग। न्यूज़पेपर की कटिंग है 2020 की। इंडिया इनिशिएटेड प्रोब अगेंस्ट एलिज डंपिंग ऑफ विटामिन सी फ्रॉम चाइना। तो न्यूज़ में ये बोल रहा है कि भारत ने जांच पड़ताल स्टार्ट किया है किसके ऊपर, कि चाइना विटामिन सी इंडिया में क्या कर रहा है, डंप कर रहा है, ठीक है। दीज आर दी एलिगेशन, इसको लेके इंडिया ने जांच स्टार्ट की है, ओके, शायद समझ में आया हो। दूसरी न्यूज़ है, ये कब की है, ये 2021 की है।
इंडिया इम्पोजेज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन 5 चाइनीज गुड्स फॉर 5 ईयर्स। भारत ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 साल के लिए 5 चाइनीज गुड्स पे क्या लगा दी है? एंटी डंपिंग ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब एक तरीके का टैक्स, यानी कि ये पता चला कि इस चीज को चाइना डंप कर रहा है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक टैक्स लगा दिया, उसको क्या बोलते हैं? एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो यू शुड नो एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है कुछ। और अब दोबारा से सोचो, अपना दिमाग चलाओ, कुछ लॉजिक मारो, तुक्का मारो, कुछ समझ में आए, कोशिश करो, फिर मैं बता ही रहा हूँ। 1 मिनट का और मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लास्ट में कुछ है दिमाग में? फोर्थ नहीं, हाँ फोर्थ, ऐसे ही मतलब गैस मारा है या कुछ है? ओके, सेल अ कमोडिटी एट अ हायर प्राइस इन द वर्ल्ड मार्केट एंड चार्जेस अ लोअर प्राइस इन द डोमेस्टिक मार्केट। ये क्या समझ में आ रहा है? मतलब अपने देश में तो सस्ते में बेच रहे हो, दुनिया में महंगे में बेच रहे हो, ये डंपिंग है। यही बोल रहा है ना स्टेटमेंट। What about C statement? Sell a commodity at a lower price in the world market and charges a higher price in the domestic market. इसका आंसर है C। सुनिएगा, एक देश क्या करता है? किसी प्रोडक्ट को अपने देश में जिस रेट पे बेच रहा है, विदेश में उससे सस्ते रेट में बेचता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डंपिंग। इसका मतलब यह है वो घाटा खा के इस प्रोडक्ट को बेच रहा है या अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करके इस प्रोडक्ट को बेच रहा है। ऐसा करने के पीछे उस एक्सपोर्टर की इंटेंशन क्या है? उसकी इंटेंशन ये है कि इस देश में मैं इसको इतना सस्ते में बेचूंगा, बाकी लोग बेच नहीं पाएंगे, कुछ समय के बाद इस देश की कंपनियां बंद हो जाएंगी, मेरा ही सामान बिकेगा और बाद में 4-5-6 साल के बाद मैं अपनी कॉस्ट क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। इसको बोलते हैं डंपिंग। जैसे चाइना बहुत सारे लेट्स से चाइनीज टॉयज इंडिया में डंप करता था, इतने सस्ते रेट पे बेचता था, हमारे देश के जो भी टॉय मेकिंग थी सारी बंद हो गई। अभी आपको शायद नहीं ध्यान होगा, एग्जाम्पल नहीं मिलता है, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं मिलता है। आज से 7-8 साल पहले या 10 साल पहले आपको लोकल मार्केट में चाइना बाजार मिल जाते थे, जहाँ पे प्लास्टिक के बहुत सारे टॉयज मिलते थे, ठीक है ना, मेड इन चाइना। तो चाइना उन सबको डंप करता था। उसका असर ये हुआ, हमारे देश के जो टॉय मेकर्स थे उन्होंने अपना काम बंद कर दिया, वो इतना जो लॉस था उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। तो जब आपको पता चल गया कोई देश डंपिंग कर रहा है इस प्रोडक्ट पे, तो पहले तो अप्रूव करोगे, है ना, जांच पड़ताल करोगे। बिना जांच पड़ताल के किया तो वो देश भी जो तुम उसके देश में एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, उन पे बैन लगा देगा। जांच पड़ताल करने के बाद अगर आपको लगा तो आप क्या कर दोगे? उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दोगे। जैसे मानिए चाइना एक किसी प्रोडक्ट को अपने देश में 500 का बेच रहा है, आपके देश में 300 का बेच रहा है, तो तुम्हें पता चला ना 200 सस्ता बेच रहा है, तुम इस पे क्या करोगे? 200 या 300 रुपए का टैक्स बढ़ा दोगे। तो इससे ये प्रोडक्ट किस रेट पे मिलेगा? जितने में चाइना में मिल रहा है। तो उस बंदे को लॉस खाने का फिर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस देश में उसके रेट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी समझ में आई? व्हाट इज डंपिंग? PYQ आया हुआ है तो याद रखिएगा यार। डंपिंग अभी मैं बता रहा हूं। काउंटर वेलिंग में तुम्हारा क्या होता है? इसमें 2 होते हैं, एक तो घाटा खा के बेच रहे हैं, एक रेट पे कम में बेच रहे हैं। तो उनमें है थोड़ा सा, भी मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, तो उन दोनों में से ही एक है। ओके, सेंसस आप सभी लोगों ने सुना है, जनगणना होती है, हम कैलकुलेट करते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है क्या नहीं है। तो सेंसस से रिलेटेड 3-4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। दे में आस्क कि पहली बार सेंसस कब हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि पहला सिस्टमेटिक सेंसस कब हुआ, एक तरीके से प्रॉपर प्रोसीजर से। तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि आज़ादी के बाद पहली बार सेंसस कब हुआ, और जो भी अभी लेटेस्ट सेंसस हो रहा है ये देश का कौन सा सेंसस है। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन 2013-14 में आया था दिल्ली पुलिस में। दी सेंसस ऑफ इंडिया 2011 वॉज दी, कौन सा है? 7th है, 9th है, 11th है, 15th है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब एक व्यक्ति जो भी थोड़ा लॉजिक लगाएगा, नहीं भी पढ़ा हुआ है, तो वो क्या बोलेगा? हर 10 साल में होता है। और 2011 में आज़ादी को कितने 65-66 साल हुए, ठीक है ना। तो 15वां भी नहीं हो सकता, 11वां भी नहीं हो सकता, 9th भी नहीं हो सकता है तो कौन सा होगा? 7। 51 में पहला हो गया, फिर 61 में, 71 में, 81, 91, 2008, 2011, ये 7वां था, ठीक है। तो इसके बारे में अभी 2021 में जो सेंसस होना था वो 2021 में स्टार्ट नहीं हो पाया ड्यू टू कोविड सिचुएशन।
वो थोड़ा बाद में स्टार्ट हुआ है, अभी भी उसका काम चल रहा है। तो सेंसस का डेटा लेट से कब आएगा वो हम देखेंगे। 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, शायद तब तक आ जाए, या कुछ अगर उसमें ऐसा डेटा आ रहा होगा जो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मैनिपुलेटिव होगा तो शायद ना भी आए, वी डू नॉट नो। ओके, सो सेंसस से रिलेटेड ये 4-5 फैक्ट आप याद रखिएगा। क्या हमारे देश में हमने भी कभी जनगणना की थी? कभी तो की होगी ना कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के बारे में कहाँ पे मेंशन है? समथिंग ऋग्वेदा में मेंशन है, ठीक है। जो हमारा वैदिक पीरियड था ना, वहाँ पे 4 वेदास थे, सुना होगा आपने, ऋग्वेदा, सामावेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, सुना होगा, तो ऋग्वेदा में मेंशन है। उसके बाद 16वीं सेंचुरी में मुगल्स पीरियड में आने अकबरी था, ठीक है, इसमें भी सम कैलकुलेशंस थे। इसके बाद में आप देखोगे 1872 में फर्स्ट सिस्टमैटिक सेंसस हुआ। फर्स्ट सिस्टमैटिक सेंसस हुआ ऑल ओवर दी इंडिया। सिंक्रोनस नहीं था, सिस्टमैटिक था, बट सबका डेटा एक साथ सिंक्रोनाइज नहीं किया था, आइसोलेटेड था। तो पहली बार जो सिस्टमैटिक हुआ वो 1872 में हुआ, और सिंक्रोनस कब हुआ पहली बार? 1881 में। इन दोनों पे डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आता है। और उसके बाद आज़ादी के बाद पहला कब हुआ? 1951 में, हर 10 साल का गैप मेंटेन था। और उसके बाद जो 2011 में हुआ, ये कौन सा है? 7 सिंस इंडिपेंडेंस और 15 सिंस 1872। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा वा सेंसस है। अगर वहाँ पे ये मेंशन नहीं है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आंसर क्या देना है? 15वां। अगर ये मेंशन है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आंसर क्या देना है? 7th देना है, ठीक है। ओके, सो सुनिएगा, अब ये साइंस का क्वेश्चन है। कम से कम एक क्वेश्चन इसी बात पे आ जाता है कि जितने भी डिजीज़ हैं उनको 3-4 कैटेगरी में इन्होंने बांटा हुआ है। फॉर एग्जांपल, मैंने कभी आपको ये वो बताया, हम बीमार कैसे पड़ते हैं 3-4 तरीके से, वो कभी बताया मैंने? बताया है? ओके, चलो समझा रहा हूँ मैं। पहला हो गया जेनेटिक, ठीक है ना, जीन्स में ही कुछ था, मतलब हमारी कोई गलती नहीं है, मम्मी पापा की गलती है, उनके जीन डिफेक्ट थे, तो वो बीमारी हमें ट्रांसलेट हो जाती है, पहला हो गया। दूसरा हो गया न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी, ठीक है, हमारी बॉडी को विटामिन चाहिए, हमारी बॉडी को मिनरल्स चाहिए, हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, हमारी बॉडी को कैल्शियम चाहिए। अगर हम इनको पर्याप्त क्वांटिटी में नहीं ले रहे हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने आयरन नहीं लिया तो क्या होगा? अनीमिया हो जाएगा। अगर आयरन की टैबलेट हम नहीं ले रहे हैं, आयरन अगर हम नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल अगर हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, अगर हमने कैल्शियम नहीं लिया तो क्या होगा? रिकेट्स हो जाएगा। लेग्स आपने देखा है ना, कुछ लोगों की डिफॉर्म हो जाती हैं, सीधी नहीं होती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, रिकेट्स हो सकता है। अगर आपने आयोडीन नहीं लिया तो क्या होगा? ग्वाइटर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में होता है। ये जो आपकी थायराइड ग्लैंड है ना, ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें, तो इनकी डिफिशियंसी से दिक्कत हो सकती है। तीसरा क्या है? तुम हेल्थी हो, कोई बाहर से आपकी बॉडी में इन्वेड कर देता है, बाहर से कोई चीज़ आती है, वो क्या हो सकता है? वायरस हो सकता है। जैसे तुम तो हेल्थी थे, घर से बाहर निकले, कोरोना वायरस आपकी बॉडी में आ गया, आपको बीमार कर दिया, वो एक वायरस हो सकता है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो वायरस से होती हैं। जैसे पहला क्या है? कोविड। और बताइए, पोलियो इज अ वायरस, रेबीज इज अ वायरस, डेंगू वायरस है। डेंगू को लेके कौन आया? अच्छा, कुछ वायरस एयरबॉर्न होते हैं, वो हवा में होते हैं, हवा में ट्रेवल कर सकते हैं, जैसे कोविड का था। कुछ वायरस ऐसे होते हैं वो एयरबॉर्न नहीं होते, उनको एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ चाहिए होता है। तो डेंगी क्या होता है? एक मच्छर होता है, मच्छर ने किसी को बाइट किया, डेंगी में वो वायरस मच्छर कैरी कर रहा है, वो सेम मच्छर जब आपको बाइट करेगा तो उसने आपकी बॉडी में क्या इंजेक्ट कर दिया? डेंगू इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, डेंगी वायरस उसने इंजेक्ट कर दिया। और क्या होता है आपका? HIV। आप कई बार ये सुनते हो बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सारे क्या हैं आपके? वायरल डिजीज हैं। दूसरे डिजीज होते हैं बैक्टीरिया से। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये डिजीज वायरस से हुआ है, ये डिजीज बैक्टीरिया से हुआ है, ये आपको पता करना जरूरी है। तो इसमें क्या पूछा गया है? इट इज द डिजीज दैट जनरली डेवलप इनटू द लंग्स विद सिम्टम्स सच एज फीवर, कफ, चेस्ट पेन एंड वेट लॉस। तो किस में होगा? डेंगू में क्या होता है? लंग्स में कुछ होता है? डेंगू में नहीं होता है। मलेरिया में किस में होता है? लंग से कोई लेना देना नहीं है। ये किस में होता है? टीबी में होता है। टीबी बैक्टीरिया से होता है और ये भी एयरबॉर्न है। मतलब मुझे टीबी हो रहा है और अगर मैं कफ कर रहा हूँ, खांसी अगर मैं कर रहा हूँ, तो वो एयरबॉर्न होगा, ठीक है। और अगर आप मेरे कांटेक्ट में होगे तो आप इनहेल करोगे एंड यू आर ऑल्सो, मतलब यू विल ऑल्सो इन्फेक्टेड। बट होता क्या है नॉर्मली, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, डाइट अच्छी जो ले रहे होते हैं, जो हेल्थी लोग होते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया को सप्रेस कर देता है।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये डेवलप होता है गरीब लोगों में, ठीक है, जिनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जिनका न्यूट्रिशन इतना अच्छा नहीं है, इतना प्रॉपर अच्छा खाना नहीं मिलता है। तो ये सारे किसके हैं? आपके ट्यूबरक्लोसिस के। याद रखिएगा, आपने जितनी भी बीमारियों के बारे में सुनते हो, आपने सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट टीबी के बारे में सुना होगा। सुना है ना, टीबी हारेगा देश जीतेगा, और पोलियो के बारे में सुना होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने टीबी के बारे में सुना होगा। अमिताभ बच्चन इसके बारे में बोलते हैं कि टीबी की दवा ज़रूर आपको लेनी है, और इंडिया का एक टारगेट भी है कि हम टीबी को ख़त्म करेंगे कब तक? 2025 तक। 2025 वी आर गोना टू एंड द टीबी। इवन WHO का टारगेट 2030 का है। अभी करंट अफेयर्स अगर पढ़ोगे तो देयर आर मैनी न्यूज़, उन्होंने बोला इट इज़ इम्पॉसिबल टू एंड टीबी बाय 2025 प्रोवाइडिंग जिस रेट से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ और डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, हेजा, कोलेरा, लेप्रोसी कुष्ठ रोग, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग एक अगेन ये बीमारी थी। लेप्रोसी आपने सुना है? लेप्रोसी के बारे में देयर इज अ वेरी यूनिक फैक्ट, यू विल बी सरप्राइज अगर पहली बार सुन रहे हो तो। 2018 या 19 तक लेप्रोसी वॉज अ ग्राउंड टू फाइल डाइवोर्स। समझ में है? मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ को लेप्रोसी है तो दिस इज द वैलिड ग्राउंड कि तुम्हें डाइवोर्स मिल जाएगा। हाँ, स्किन पे होता है, स्किन डिफॉर्म हो जाती है और वो वापस फिर रीजनरेट नहीं हो पाती। कुष्ठ रोग सुना है? नहीं सुना है? पुराने ज़माने में होता था। तो अब हम पुराने ज़माने में क्या मानते होंगे कि इसको बीमारी है या इसने कुछ बुरे कर्म किए हैं इसलिए ऐसा हो गया? तो इसने कुछ बुरे कर्म किए हैं, सोसाइटी से उसको धक्का मार के बाहर निकाल देते थे, और वो व्यक्ति पूरी लाइफ अपनी डर वर के अलग ही वो अपनी लाइफ निकालता था कि इसने पुराने ज़माने में कुछ बुरे काम। क्या? हाँ, शायद याद नहीं होगा। प्लेग एपिडेमिक था एक टाइम पे, कॉलेरा एपिडेमिक था, ट्यूबरक्लोसिस एपिडेमिक था, ये सारी एपिडेमिक थी। और तुम लोगों को लग रहा है हमने कोविड देखा है, पहली एपिडेमिक देखी है, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारी एपिडेमिक थी, हजारों लाखों लोगों की इनसे डेथ हुई। मतलब बहुत सारे देशों की तो 1/3 पॉपुलेशन चली गई जिस टाइम पे कॉलेरा वगैरह, हेजा वगैरह फैला था। ठीक है, लेप्रोसी, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग, ये कैसी बीमारियां हैं? बैक्टीरियल, बैक्टीरिया से होने वाली। ओके, थोड़ा और एडवांस में जानिए होता क्या है। बैक्टीरिया को ट्रीट करना आसान होता है। हम आपको क्या दे देते हैं? एंटीबायोटिक। सुना है ना, नॉर्मली हम लेते हैं, थोड़ा सा भी जुकाम हुआ, खांसी हुआ, सीधा मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, वो एक एंटीबायोटिक लिख देता है। फीवर में डॉक्टर के पास गए, वो भी सबसे पहले क्या प्रिस्क्राइब करता है? एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है। तो एंटीबायोटिक आर सच अ लाइक कॉमन थिंग, ऑल्दो अब इसका एब्यूज हो रहा है। हम इतने ज़्यादा एंटीबायोटिक कंज्यूम कर रहे हैं कि अब हल्की एंटीबायोटिक हम पे असर नहीं कर रही है। ओके, बैक्टीरिया को टारगेट करना डिफिकल्ट होता है, उसको, वायरस को। वायरस के लिए यू नीड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। डेंगू के लिए आज तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर आप बोलोगे कि सर हम हॉस्पिटल में एडमिट क्यों होते हैं? आपको जो ट्रीटमेंट मिलता है दैट इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। वो डेंगू वायरस को ट्रीट नहीं कर रहा है, वो उसके सिम्टम्स को ट्रीट कर रहा है। समझ में है? किसी व्यक्ति को बुखार चढ़ रहा है डेंगू में, तो आप क्या दे दोगे? पैरासीटामोल। किसी व्यक्ति को कफ हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप उसको क्या दे दोगे? एक एंटीबायोटिक। समझ में है? कोई व्यक्ति कमजोर फील कर रहा है तो आप उसको क्या दे दोगे? विटामिन एंड मिनरल्स। क्या हम डेंगू मच्छर के लिए स्पेसिफिक दवाई ले रहे हैं? जो डेंगू वायरस है नहीं, उसको मारने के लिए नहीं ले रहे हैं। कोविड के लिए इसने, आपने देखा ना, जब पहले कोविड वायरस हुआ तो इनिशियली जो लोग हॉस्पिटल जाते थे उन पे डॉक्टर भी क्या कर रहे हैं? हिट एंड ट्रायल खेल रहे हैं, ये वाली दवाई दो, इसने असर किया, इसने असर नहीं किया है, क्योंकि वायरस को ट्रीट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो बहुत सारे वायरस के लिए स्पेसिफिक दवाई बनी हुई है, बहुत सारे के लिए दवाई अभी तक भी नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर के लिए नहीं है। इसलिए आप बताइए ना, कोई भी ऐसा वायरस नहीं है, मतलब बहुत कम आपको ऐसे वायरस मिलेंगे जिनका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, अदरवाइज उनका ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द फैमिली कोर्ट एक्ट इनेक्टेड? ओके, फैमिली कोर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है बताऊंगा, किस साल में आए? 1984 में आए, ये याद रखना है। तो फैमिली कोर्ट का कॉन्सेप्ट ये लाइक नॉर्मल कोर्ट की तरह होते हैं। दिस इज अ दिल्ली का ये कोर्ट है, जैसा कोर्ट होता है, बस फैमिली कोर्ट है। यहाँ पे देखिएगा इनका लाइक पर्पस क्या था, किस किस तरीके के केसेस को देख सकते हैं? मैट्रिमोनियल केसेस, ठीक है, शादी का कोई भी विवाद है उस तरीके के केसेस को। मेंटेनेंस एंड एलिमनी ऑफ स्पाउस, ये होता ही है ना, डाइवोर्स होगा, म्यूचुअल तो आज की डेट में होता ही नहीं है, कोई किसी पे एलिगेशन लगाएगा, फिर उसमें क्या होगा? पैसे तय होंगे, कितना मेंटेनेंस मिलेगा, कितना नहीं। फिर बच्चों की कस्टडी को लेके
सेटलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत सारे विवाद हैं डाइवोर्स से रिलेटेड, इन सब के सेटलमेंट के लिए आप कहाँ पे जा सकते हो, फैमिली कोर्ट में जा सकते हो। अच्छा, फैमिली कोर्ट का कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल कोर्ट्स हैं वहाँ पे बहुत लॉन्ग टर्म में जस्टिस मिलती है। आपने एक चीज़ देखा है ना, नॉर्मल एक केस है वो 15-15 साल तक चल रहा है। अब मान लो तुम्हारा डाइवोर्स केस ही 15 साल चल गया है ना, तो 15 साल के बाद तो फिर तुम बचा ही नहीं, फिर तो ये कि भाई डाइवोर्स ही क्यों ले रहे हो, अब तो बुढ़ापा ही आ गया है। तो 15-20 साल में अगर विवाद हो रहा है तो, प्लस नॉर्मल केसेस में यू कैन नॉट हैव अ म्यूचुअल सेटलमेंट। मर्डर के केस में म्यूचुअल सेटलमेंट नहीं होता है, लेकिन डाइवोर्स के केस में आप क्या कर सकते हो, म्यूचुअल सेटलमेंट कर देते हो। तो ये आपका कॉन्सिलिएशन को भी काम करता है कि भाई ठीक है, आपस में बातचीत करके बैठ के आप इसको क्या कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। तो कॉन्सिलिएशन, और ताकि स्पीडी से ट्रायल हो जाए, तो 1984 में हम क्या कॉन्सेप्ट लेके आए, फैमिली कोर्ट का कॉन्सेप्ट लेके आए। तो आज आप देखिएगा बहुत सारे लोग डाइवोर्स के लिए फैमिली कोर्ट्स में जाते हैं, और ज़्यादातर हर राज्य में आपको क्या मिलेंगे, फैमिली कोर्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पे जज भी आपका सेटलमेंट करा रहा है। समझ में आ रहा है। बहुत सारे क्या है, फिर वो सामाजिक तौर पे ही ले लेते हैं कि जा ही नहीं रहे, समाज ही बैठ के तय कर रहा है, चलो भैया फैसला कर लो। तो कोर्ट भी यही कराता है। तो समझ में, फैमिली कोर्ट कब आए थे आपके, 1984 में आए थे। नॉर्मल कोर्ट से अलग हटके आपने क्रिएट क्यों किए, क्योंकि नॉर्मल कोर्ट बहुत स्लो थे। ठीक है, फैमिली कोर्ट थोड़े से स्पीडेटेड है, फास्ट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट intermediary appointed by the Britishers to collect land revenue from the people of India? क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में ये 4 तरीके के किसानों से टैक्स लेने के तरीके थे। जमींदारी था, महलवारी था, रैयतवाड़ी था, और ये आपका कुमारमात्य था। ओके, इसमें इन्होंने ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ब्रिटिशर्स नहीं लेके आए थे। तो जमींदारी, महलवारी, रैयतवाड़ी, ये तीनों कौन लेके आए थे, ब्रिटिशर्स लेके आए थे। इन तीनों के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, सुनिएगा। जमींदारी सिस्टम आपका लगा बंगाल और बिहार में, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इधर की साइड ये लगा। अब इसके थोड़े से इनके प्रोविजंस को समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब ये इस इलाके में लगा, पर यहां पे था क्या, जो फार्मर है वो अपना टैक्स देगा एक जमींदार को, और वो जमींदार अपना टैक्स किसको देगा, ब्रिटिशर्स को देगा। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स किसको जमींदार बनाएंगे, नीलामी होगी, बोली लगेगी, ऑक्शनिंग होगी। मान लीजिए बोल रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा के जमींदारी के राइट में किसको दे रहा हूं, 10 जमींदार होंगे, वो बोली लगाएंगे, जो भी मैक्सिमम बोली लगाएगा उसको ग्रेटर नोएडा का जमींदार बना देंगे, और उससे कितना टैक्स लेना है इसको फिक्स कर देंगे। दे विल से कि हम आपसे 2 लाख रुपए साल के लेंगे, मान लीजिए उस समय का 2 लाख बहुत था, तो आपको अब जिंदगी भर तक अंग्रेजों को कितना देना है, 2 लाख रुपए साल का देना है। आप फार्मर से ज़्यादा ले सकते हैं, फार्मर से मत लीजिए, ब्रिटिशर्स इसमें इंटरफेयर नहीं करते थे। हमें एट दी एंड 2 लाख रुपए चाहिए। तो इस सिस्टम को हम जमींदारी सिस्टम बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट सिस्टम। परमानेंट सिस्टम हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टैक्स दोबारा कभी भी लाइफ में चेंज होने वाला नहीं है। दैट इज गोना टू फिक्स थ्रू आउट द लाइफ साइकिल जो भी था। अब यहाँ पे दिक्कत हुई, इन लोगों ने क्या काम करा कि जमींदारों के ऊपर टैक्स फिक्स था, तो इन जमींदारों ने किसानों से ज़्यादा टैक्स वसूलने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे दिक्कत ये थी, आप सरप्राइज होंगे, आप में से शायद कुछ एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, अगर किसान के पास आज की डेट में मानिए पूरे साल मेहनत करके 1000 बैग प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे टैक्स एज हाई एज 70-80% था। मतलब अगर किसान पूरे साल मेहनत करके 1000 बैग प्रोड्यूस कर रहा है, तो 700 बैग वो किस में दे देगा, टैक्स में दे देगा। बाकी के 200-300 बैग में उसे अपनी कॉस्ट निकालनी है, उसे अपना घर का लालन पालन करना है, और उसको अगले साल बीजों के लिए भी बचा के रखना है। तो किसानों का यहाँ पे बड़ा एक्सप्लॉयटेशन था। इवन आप देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे देश में जिन भी इलाकों में नक्सलिज्म प्रमोट हुआ है, जहाँ पे भी नक्सलिज्म फैला है, वो इस जमींदारी वाले इलाकों में भी फैला है। क्योंकि यहाँ पे हालात ये थे कि एक व्यक्ति के पास तो 1000 एकड़ जमीन है, और 1000 लोगों के पास 1 एकड़ भी जमीन नहीं है। सारे जमींदारी के राइट किसके पास है, जमीन के राइट किसके पास है, जमींदार के पास है। और धीरे धीरे करके जमींदारी पॉलिटिकली पावरफुल हो जाता था। आपने पुरानी कोई भी मूवी देखी होगी, मोस्ट ऑफ द केस में अमरीश पुरी ठाकुर होता था, सुना है ना, वो जा रहा है चाबुक लेके टैक्स कलेक्ट कर रहा है, और ये बोल रहा है हम यहाँ के बड़े जमींदार हैं। और जो अब पता है, ये जो फार्मर थे ना, ये खेतों पे ही काम नहीं करते थे, ये जमींदार की हवेली पे बेगार भी करते थे। बेगार का मतलब फ्री की उसको लेबर भी देते थे।
तो यहाँ पे मानिए लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होता था और मजे कौन लेता था? जमींदार मजे लेता था। इस सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने देखा, उन्होंने फिर थोड़ा सा रिफॉर्म किया। यहाँ पे इन्होंने बोला ब्रिटिशर्स डायरेक्टली टैक्सेस किससे लेंगे? रैयत से लेंगे। रैयत कौन है? एक इंडिविजुअल फार्मर है। तो यहाँ पे कोई बिचौलिया नहीं था। कौन से सिस्टम में? रैयतवाड़ी सिस्टम में। ये रैयतवाड़ी सिस्टम कहाँ पे आया? बॉम्बे एंड मद्रास में। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, आज भी 100 विलेजेस में सरकार के लिए हर एक किसान के पास जाके टैक्स कलेक्ट करना ईजी है, डिफिकल्ट है? बहुत डिफिकल्ट है। और उस समय कंप्यूटर भी नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था, तो सरकार के लिए मानो एक इतने बड़े इलाके में जाके हर इंडिविजुअली फार्मर से टैक्स कलेक्ट करना, वो दोबारा डेट के लिए बुला रहा है, उस डेट के लिए जाना, कॉस्ट बहुत आती होगी। तो इन्होंने फर्दर एक और सुधार करके लेके आए महलवारी सिस्टम पंजाब हरियाणा में। इन्होंने बोला अब हम टैक्स एक इंडिविजुअल फार्मर से नहीं लेंगे, एक महल से लेंगे। महल का मतलब है अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज। समझ में आया? एक गांव के प्रधान है, उससे टैक्स ले लेंगे। तो कलेक्टिवली तुम सारे लोग इन पे एक साथ खेती कर लो या कुछ भी कर लो, एक ही व्यक्ति से टैक्स ले लेंगे। अब आपको 100 लोगों के घरों में जाने की जरूरत नहीं है। किससे लोगे? एक व्यक्ति से टैक्स लोगे। तो सबसे अगर आप कंपैरिजन कीजिए इन सब में, सबसे अच्छा सिस्टम कहाँ था? महलवारी सिस्टम था। इसलिए आप देखेंगे हमारे देश में सबसे बड़े फार्मर भी आपको किधर मिलेंगे? इधर मिलेंगे आपको। पंजाब, हरियाणा, इवन वेस्टर्न यूपी, हम जिस इलाके में बैठे हुए हैं यहाँ पे भी आप हिस्ट्री अगर देखेंगे तो आपको बड़े फार्मर कुछ मिल जाएंगे। लेकिन बाकी बंगाल वगैरह में आपको बड़े फार्मर नहीं मिलेंगे, जमींदार मिलेंगे, जिन लोगों ने अपने फार्मर पे क्या किया हुआ है? बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया हुआ है। यहाँ पे फार्मर की एक्सप्लॉइटेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री नहीं है इस इलाके में। समझ में है? ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन की हिस्ट्री यहाँ पे है। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आया, जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, देन रैयतवाड़ी एंड देन महलवारी। ये 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिशर्स। ये मैंने आपको बता ही दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट, देन जमींदार, देन पीजेंट। अच्छा, इसका मैं तुम्हें एक पॉजिटिव भी बताता हूँ। ये जमींदारी सिस्टम एक तरीके से साइंटिफिकली सही था। देखो, अंग्रेजों को ये लगा कि हम जो टैक्स लेंगे वो फिक्स है, जमीन फिक्स है। अब ये जमींदार क्या करेगा? एग्रीकल्चर में ज़्यादा पैसा खर्च करेगा, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी, वो पैसा किसकी जेब में जाएगा? जमींदार की जेब में जाएगा, क्योंकि अंग्रेज तो ज़्यादा टैक्स लेने वाले नहीं है। लेकिन हमारे जो जमींदार थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव निकले। इवन कुछ हद तक जमींदारों का भी एक्सप्लॉइटेशन ब्रिटिशर्स ने किया। इन पे एक सनसेट क्लॉज होता था। सनसेट क्लॉज का मतलब इस डेट को सनसेट से पहले पैसे आ जाने चाहिए, अदरवाइज अगले दिन से तुम जमींदार नहीं हो। और आप देखोगे 1857 में जब रिवॉल्ट हुआ, लगभग 20,000 जमींदारों की जमींदारी छीन ली गई। तो इतना इनका भी एक्सप्लॉइटेशन था। ये एक मीम था, मीम ही था, एक्सप्लेनेशन था। आई गेस आप समझ पाए। रैयतवाड़ी में समझ में आया, फार्मर किसको दे रहा है? ब्रिटिशर्स को दे रहा है। जमींदारी इजारदारी सिस्टम में, इक्तादारी सिस्टम में यहाँ पे एक मिडिल मैन है, महलवारी में मिडिल मैन है, जमींदारी में मिडिल मैन है। लेकिन यहाँ पे ये मिडिल मैन कौन है? एक जमींदार है जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। ये बताता हूँ, ये एक दिल्ली सल्तनत का था। वहाँ पे भी एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, उसको इक्तेदारी या इजारदारी सिस्टम हम बोलते थे। ओके, फैक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है। अब आप देखिए कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आया, ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूँ, कोई बच्चा नॉर्मल इसको पढ़ के कर भी दे, आई गारंटी। जिस तरीके का दिल्ली पुलिस में तो आई डोंट थिंक कि इतना इसके बारे में पढ़ाते हैं, कोई इसको नहीं बता पाएगा, मतलब ज़्यादातर बच्चे। आप ही बताओ, किसी ने पढ़ा उसके बारे में कोई? और ऐसा नहीं है कि तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, कॉलेज में तो गए ही होगे, पढ़े होगे, तो थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा होगा। गेस करो क्या है ये? नहीं समझ में आ रहा होगा, बताता हूँ मैं, ठीक है ना? समझ में आए, इट्स ओके। डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा। इन्होंने एक बात करी है, 6 शेड्यूल की बात करी है। इस क्वेश्चन में तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है, 6th शेड्यूल। बताता हूँ ये क्या है। इससे पहले 6 शेड्यूल की अभी एक न्यूज सुनना क्या है। इस बंदे को जानते हो? सुना है कि भी नहीं सुना इस बंदे के बारे में? फोटो देखा है? नहीं देखा है? हाँ, लद्दाख में है।
3 इडियट मूवी देखी है? समाओ इसी बंदे की स्टोरी पे है, दिस द मैन फ्रॉम लेह लद्दाख। इसने क्या बोला है सुनिएगा, 6 शेड्यूल की डिमांड करी है। 6 शेड्यूल स्टेटहुड जाने दो फॉर लद्दाख, ये बंदा डिमांड कर रहा है। और भी बहुत सारी इसकी चीजें हैं। ये बोल रहा है लद्दाख को क्या मिलना चाहिए, 6 शेड्यूल का स्टेटस मिलना चाहिए। बताता हूं अभी क्या होता है। हमारे देश में इन इलाकों को 6th शेड्यूल मिला हुआ है। सुनिएगा एक बेसिक उससे चलो। हमारे देश में बहुत सारे आदिवासी लोग हैं, है ना। कुछ ऐसे आदिवासी लोग हैं जिनका सर्टिफिकेट बना हुआ है एसटी का, और वो अल्फा कमर्शियल बेल्ट में पिज़्ज़ा और मोमोज खाते घूम रहे हैं। ऐसे हैं नहीं है? होंगे नहीं होंगे? अरे बहुत सारे लोग हैं बेटा, एसटी का सर्टिफिकेट बना हुआ है, उनको रिजर्वेशन मिलता है सारी चीज़ों में। लेकिन वो लोग आदिवासी नहीं है। वो लोग क्या है, अच्छी पोस्ट में है, अच्छे वेल एजुकेटेड है, लेकिन उनका सर्टिफिकेट किसका बना हुआ है, शेड्यूल ट्राइब का। आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राजस्थान में कम्युनिटी है वेरी फेमस। तुम मैं 100% श्योर नहीं हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। तुम देखोगे यूपीएससी का जब रिजल्ट आता है, कम से कम 20 आपको उस पर्टिकुलर ट्राइब के लोग मिल जाते हैं। अब वो बहुत प्रॉस्परस हैं, लेकिन सर्टिफिकेट किसका मिल जाता है, एसटी का मिल जाता है, तो ईजिली हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग सच में भी तो ट्राइबल है ना। ट्राइबल लोगों का मतलब क्या है, कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे वो लोग। अच्छा, ट्राइबल में भी है ना 3-4 इंटरफेरेंस है, मतलब 3-4 लेवल है। एक तो है बिल्कुल ही आइसोलेटेड, वो ह्यूमन से बात भी नहीं करते, पुराने आदिवासी तौर तरीकों से जीते हैं। वो अपने बच्चों को स्कूल के लिए नहीं भेजते, उनके बच्चों को करियर की चिंता नहीं है, 21 साल के बाद क्या होगा, तुम्हारे साथ के दोस्त एडवोकेट बन रहे हैं, उनको आराम से जंगल में जाके वो लोग चिल करते हैं। ठीक है, ऐसे भी ट्राइबल लोग हैं। उससे थोड़ा सा एक ऊपर आओ, ऐसे ट्राइबल लोग हैं कि वो सोसाइटी में आते हैं, लेकिन उनके अपने ट्रेडिशन और कस्टम है। शादी करने का उनका अपना तरीका है, डाइवोर्स करने का उनका अपना तरीका है। समझ में आ गया? वो 12 साल की एज में शादी करेंगे। अब तुम ये नहीं बोल सकते मिनिमम एज ऑफ चाइल्ड मैरिज है उसका, ये वायलेशन हो गया। वो 4 शादी करेंगे, 5 करेंगे, जो भी है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, उनके अपने ट्रेडिशन और कस्टम्स हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ट्राइबल लोग जो अभी थोड़े से पिछड़े हुए हैं, मेन स्ट्रीम से इंटीग्रेटेड नहीं है, तो उनको हमने एक स्टेटस दिया हुआ है 6th शेड्यूल का। तो 6th शेड्यूल में हम क्या करते हैं, उनकी जो टेरिटरी है, उनका जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे वो अपने तरीके से रूल चलाते हैं। हमारे देश के ज़्यादातर रूल उन लोगों पे लागू नहीं होते। इसको हम क्या बोल देते हैं, 6th शेड्यूल एरिया। और इनको हम एक और तरीके से बोलते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। जैसे अब आप देखिए कितने ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैं। आपने गोरखालैंड के बारे में सुना है, गोरखाज। यहाँ पे है असम में ऊपर बोडोलैंड, तो बोडो पीपल, उनका अपना तरीका है शादी का, ब्याह का, काम करने का, अपना अपना ट्रेडिशन है, हम इंटरफेयर नहीं करते। इसी तरीके से मेघालय में 3 ट्राइब है, गारो ट्राइब, खासी ट्राइब, झांसी ट्राइब। इसी तरीके से है तुम्हारा यहाँ पे है, देखो मारिया, लाई, चमका, ये तीनों ट्राइब है। कहाँ की? त्रिपुरा की, सॉरी मिजोरम की। ऐसे ही त्रिपुरा का है। तो समझ में है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैं, वो 6th शेड्यूल में आते हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलती है अपने किस तरीके के ट्रेडिशनल लॉज में। वो ट्रेडिशनल अपने हिसाब से काम करते हैं। हमारा देश का CRPC, IPCC उन पे लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरीके के लगभग 10-12 हैं। इसी में से एक पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन किस पे पूछा गया है? ये पूछा गया है चमका एसोसिएट कुछ नहीं होता, अटॉर्नी नहीं होता, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, हर एक ट्राइब का नाम बदल जाता है बस। ठीक है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। हाँ, ये ट्राइब का नाम है। यहाँ पे आप देखो ना, ये रहा गारो ट्राइब का नाम है, बोडोलैंड ट्राइब का नाम है। तो यहाँ पे क्या है, बोडोलैंड ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, गारो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसी तरीके से। ठीक है, समझ में? हाँ, उसके बाहर भी कुछ इलाके हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में था, चमगा के बारे में। मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम पे न्यूज़ में होगा, इस तरीके का क्वेश्चन उठा लिया, अदरवाइज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतना आसान नहीं है। अब याद रखिएगा 6th शेड्यूल की डिमांड कौन कर रहा है? लद्दाख डिमांड कर रहा है। ठीक है, समझ में? इससे फिर क्या होगा, तुम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हो, बाकी सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो, लेकिन लद्दाख फिर क्या हो जाएगा, लद्दाख में वहाँ के उन लोगों के अपने ट्रेडिशनल राइट चलेंगे। इसमें क्या होगा, आप लैंड भी परचेज नहीं कर सकते। आप क्या जाके बोडोलैंड में एक टेरिटरी परचेज करोगे? वहाँ पे कोई बिल्डर जाके 3 BHK का फ्लैट बनाएगा? नहीं, यू कैन नॉट डू दिस। तो बहुत सारे और भी राइट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
ये बताओ यार, इकोनॉमिक्स का बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको गलत मत करना। हाँ, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी, लास्ट में मॉनेटरी, ट्रेड पॉलिसी, टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर, टैक्स लगाना और खर्चे करना, ट्रेड तो है ही नहीं। फिस्कल पॉलिसी इज द राइट आंसर। मॉनेटरी कैसे हुई बेटा? मॉनेटरी आरबीआई करता है, पैसों के लेन देन से रिलेटेड। सरकार के जो बजट से रिलेटेड पॉलिसीज है उनको हम क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है बजट से, सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है, इन पॉलिसीज को हम क्या बोलते हैं? बजटरी पॉलिसीज बोलते हैं। ठीक है, तो इनको फिस्कल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी बोलते हैं। नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर की वो कौन सी लेयर है जिससे रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होती है? एनोस्फेयर है। ठीक है, एक बार देख लेना। ये एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर हैं और सबका अपना अलग अलग फंक्शन है। पहली लेयर है, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। पहली लेयर कितनी ऊंचाई होती होगी? 0 मतलब सी वाटर लेवल से लेके 12 से 15 किलोमीटर, मतलब यहाँ से जाएंगे 12 से 15 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है। क्या क्या इसमें होता है आप देखेंगे, क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सारी इसमें होती हैं। मतलब रेनफॉल इसमें होगा, साइक्लोन इसमें आएगा, और आपका थंडर स्टॉर्म इसमें आएगा, विंड इसमें आएगी, सारी क्लाइमेट से रिलेटेड क्लाउड्स इसमें फॉर्म होते हैं। क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो किस में होती है? ट्रोपोस्फेयर में होती है। इसकी एक और खूबी है, इसमें हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर ड्रॉप होता है। मुझे एक बेसिक से क्वेश्चन का आंसर दो। आप सभी लोग अभी नोएडा में हो तब सूरज के ज़्यादा पास हो, या हिमालय की पीक पे बैठे हो तब सन के ज़्यादा पास हो? हिमालय की पीक पे, या यहाँ पे सन के ज़्यादा पास हो? हिमालय की पीक पे ना, हिमालय ऊंचा है और पूरे इस अर्थ पे हीट का सोर्स क्या है? सन। तो सन के जितना पास जाओगे उतनी हीट होनी चाहिए। तो जब आप हिमालय की पीक पे हो वहाँ पे ठंड होगी, गर्मी होगी? होनी क्या चाहिए, पर ठंड क्यों है? समझ में आया ना? तुम तो सन के पास आ रहे हो, ऐसा क्यों है? नहीं, ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं, ऑक्सीजन कम है, दैट्स ट्रू। बता रहा हूँ क्या होता है। जो सन की इनकमिंग वेव है ना, आप बाहर खड़े हो, सन की इनकमिंग वेव आई, आपको उससे तो हीट मिलती है, लेकिन आपको उससे ज़्यादा हीट किससे मिलती है? सन की हीट अर्थ पे आती है और वो अर्थ को गर्म करती है। तो अर्थ से जो रेडिएशन निकलती है उससे ज़्यादा आपको गर्मी फील होती है। इसलिए आप देखेंगे अर्थ की सरफेस से तुम जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर क्या होगा? ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा? 1 किलोमीटर पे 6 डिग्री। समझ में आया? तो अभी आप देखिए ना, आप किसी भी हिल स्टेशन जाते हो, शिमला वगैरह जाते हो, 3 किलोमीटर ऊपर है, यानी कि नोएडा में जितना भी टेम्परेचर है उससे 15-18 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे क्या होगा? कम होगा। तो जितना भी आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता है। कितना कम होता है? 6 डिग्री पर किलोमीटर। ठीक है, तो क्लाइमेट से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं ट्रोपोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? इसके बाद जो ऊपर की लेयर है, इसमें 2 चीज़ों के लिए फेमस है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट में एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं। इसमें क्यों उड़ते हैं? ताकि क्लाइमेटिक जो डिस्टर्बेंस है उसको आप अवॉइड कर सकें। मतलब ऐसा है, वो इंक्लाइन तो करेगा, एसेंड और डिसेंड तो करेगा, लेकिन एसेंड करने के बाद वो जो मेन स्टेबल फ्लाई करता है सबसे ऊंचे पे, कहाँ पे जाने की कोशिश करता है? स्ट्रेटोस्फेयर। कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा दैट डिपेंड कि उसको कितनी दूर जाना है। मतलब कल ही मैंने एक डिस्कशन कर रहा था एक पायलट से ही, तो बोल रहा है कि जयपुर की फ़्लाइट में हम ज़्यादातर सिर्फ 14,000 फीट तक पहुँच पाते हैं, और अगर हमें जाना हो लेट से इधर गुजरात में कहीं पे तो 19-20 हज़ार फीट तक की हाइट पे पहुंच जाते हैं। बॉम्बे में पहुंच जाते हैं 32-33 हज़ार फीट तक। लेकिन 32-33 हज़ार फीट पे कितने देर के लिए फ्लाई करेंगे? 20 मिनट बस। उसके बाद फिर उनको डिसेंड करना स्टार्ट हो जाता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं। प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एक जोन है, वो जोन क्या करती है? हार्मफुल यूवी रेज को प्रोटेक्ट करती है, और वो आपकी बना रखी है किसने? ओजोन लेयर ने। ओजोन गैस ने एक लेयर बना रखी है जो हमको सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2, इसके लोअर पार्ट में
एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं और इसके सेंट्रल पार्ट में आपको क्या मिलेगी, ओजोन लेयर मिलेगी। ठीक है, ये मैंने पहले बताया था। मेसोस्फीयर में आपने वो देखा है ना, मीटियोराइट्स आते हैं, मीटियोराइट्स आते हैं, तो वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराते हैं ना, नॉर्मली इसमें आके वो बर्न हो जाते हैं अगर उनका साइज छोटा है तो। बड़ा साइज है, कुछ बर्न होते हैं, कुछ बच के अर्थ पे टकरा जाते हैं। ठीक है, और ये आपकी थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये आपकी इन्हीं में से ही, यहाँ पे आयनोस्फेयर है, उसमें क्या होता है, रेडियो वेव जाती हैं और वो रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं। हमारा रडार इसी से ही काम करता है, हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आप सुनते हो वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया डज नॉट ज्वाइन अरेबियन सी। यहाँ पे 4 नदियों का नाम है, सुन लीजिएगा। इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है, कुछ नदियाँ भारत में वेस्ट साइड में जाती हैं, अरेबियन सी में जाके मिलती हैं, कुछ नदियाँ हमारे देश में ईस्ट साइड में जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। तो इन्होंने ये पूछा है कि कौन सी नदी यहाँ पे कहाँ नहीं जाती है, डज नॉट ज्वाइन अरेबियन सी। अरेबियन सी नहीं जाती है, किधर जाती है, बे ऑफ बंगाल। तो मेनली 4-5 नदियाँ हैं मेन जो अरेबियन सी जाती है, उनको याद रखना है। एक तो हो गई नर्मदा, उसके नीचे है दूसरी तापी, यहाँ पे एक रिवर है अभी है नहीं, माही रिवर है, ठीक है, गुजरात में। एक और रिवर तुमने देखी है, इंडस रिवर, कश्मीर से जाएगी फिर पाकिस्तान में, बाद में किधर जाएगी, अरेबियन सी। और एक यहाँ पे केरला में रिवर है पेरियार, तो ये भी इधर जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा, पेरियार उधर जाएगी, नर्मदा उधर जाएगी, तापी उधर जाएगी, कावेरी किधर जाएगी, बंगाल। कावेरी को लेके तो रिवर विवाद भी है, दिस इज कावेरी। कावेरी नदी के पानी को बंटवारे को लेके लगातार आपका वो चल रहा है, डिबेट चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है कर्नाटका और तमिलनाडु में। ये इतना स्ट्रांग था कि एक बार क्या हुआ, कर्नाटका के अगेंस्ट जजमेंट आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कर्नाटका सरकार से कि तमिलनाडु को वाटर रिलीज करो, और कर्नाटका के लोग उस बात से इतना नाराज हुए कि उन्होंने कर्नाटका में जितनी भी तमिलनाडु नंबर की कारें थी उनको जलाना स्टार्ट कर दिया। वन ऑफ माई स्टूडेंट एट दैट टाइम वो बेंगलुरु में ही था, तो वो बता रहा था कि सर बड़े बुरे हालात थे। ठीक है, तो ये एक विवाद चल रहा है हमारे देश में। बहुत सारे नदियों के पानी के बंटवारे को लेके 2 राज्यों के बीच में विवाद चल रहा है। ठीक है, देश के बीच में भी विवाद चल रहा है, जैसे इंडस रिवर भारत और पाकिस्तान के बीच में, ब्रह्मपुत्रा को लेके चाइना और इंडिया के बीच में, एक रिवर है आपकी तीस्ता, उसको लेके इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो 2 देशों के बीच में नदी के पानी के बंटवारे को लेके विवाद चलता है। और देश के अंदर की बात है तो विवाद किसके बीच में चल रहा है, 2 राज्यों के बीच में चल रहा है। ठीक है, वाटर लिमिटेड है, डिमांड सबकी ज्यादा है, आपस में लड़ते रहते हैं। ओके, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, वन ऑफ द लाइक बेस्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछते हैं, बैटल ऑफ पानीपत पढ़ लेना। ये मैंने तीनों यहाँ पे दी हुई हैं, अरिहंत वालों ने इनका एक वो मिल गया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 किस किस के बीच में थी, बाबर एंड इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो दिल्ली सल्तनत की लोधी डायनेस्टी थी उसके ये एक राजा थे, और यहाँ पे बाबर क्या है, बाबर इन्वेडर है, आता है, और जीत कौन जाता है आपका, बाबर जीत जाता है। और यहाँ से फिर तुम्हारा मुगल पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और जो दिल्ली सल्तनत थी वो खत्म हो जाता है पहली। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में थी, सम्राट हेमचंद्रा एंड विक्रमादित्य, हेमू अकबर। तो ये भी अगेन उसी दौरान थी जब अकबर अपनी सल्तनत को बढ़ा रहा था, उसी दौरान की थी। अच्छा, वाई पानीपत, पानीपत ही क्यों, कहीं भी लड़ लेते, वेयर इज पानीपत, कितना दूर है यहाँ से, बहुत पास है। मूर्थल देखा है ना, उससे 50-100 किलोमीटर आगे है पानीपत। वाई पानीपत, पानी था वहाँ पे, क्लाइमेटिक अच्छी सिचुएशन थी, क्लाइमेट अच्छा था, प्लस वहाँ पे बहुत बड़ा एक प्लेन एरिया था, तो ये आपको लड़ने का एक चांस देता था। ठीक है, तो मेन रीजन था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपने देखा होगा, अफगान एंड मराठास। आपने एक मूवी देखी होगी जहाँ पे आपके मराठास जाते हैं, और इसमें क्या होता है, मराठास में एक एंटिटी था, नाम क्या है अभी मैं भूल रहा हूँ, बताओ कुछ थोड़ा। रणवीर सिंह था, बाजीराव था ना, हाँ, अर्जुन कपूर, अच्छा वो वाली जिसमें संजय दत्त है, हाँ, जिसमें संजय दत्त है, अहमद शाह यहाँ पे होगा ना। चलो मैं बता रहा हूँ, इसका क्रक्स सुन लेना। होता क्या है, अफगान हम पे अटैक करता है, और इस दौरान आप देखिएगा ये 1761 की बात है, इस दौरान ब्रिटिशर्स इस देश में आ चुके थे।
ठीक है ना, बैटल ऑफ प्लासी हो चुकी थी। अगर आप मानिए इस बैटल ऑफ पानीपत में अगर मराठा नहीं हारते तो शायद हमारे देश का इतिहास कुछ और रहता। ब्रिटिशर्स इतना इजीली हमारे देश को कैप्चर नहीं कर पाते। अब यहाँ पे क्या होता है, ये अफगान आते हैं, अहमद शाह अब्दाली आता है कि आएंगे इस देश पर अटैक हम करेंगे, और यहाँ पे मुगल इस टाइम पे वीक होते हैं, राजपूत इस टाइम पे वीक होते हैं। तो इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेते हैं? मराठा, कि आप हमारे देश पे लूट मार करने नहीं आ सकते। तो मराठा यहाँ पे आते हैं और राजपूतों से हेल्प मांगते हैं और भी बाकी लोगों से हेल्प मांगते हैं, कोई उनकी हेल्प नहीं करता है। और यहाँ पे क्या होता है, इन मराठास को हार झेलनी पड़ती है। आप मानिए कि 30-40 हज़ार की इनकी फोर्स है, वो सेक्रीफाइस सारी की सारी हो जाती है, सबको मार दिया जाता है। तो इसके बाद से आपको पता चलेगा कि मराठा इतने स्ट्रांग नहीं रहे कि वो किसके अगेंस्ट लड़ पाएँ, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ पाएँ। तो याद रखिएगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड थर्ड बैटल considered as the largest battle fought in 18th century, ended the dominance of Marathas in India। ठीक है, इससे पहले मराठास का डोमिनेंस था। मराठास मुगल से भी पैसे लेते थे कि आप हमें पैसे दीजिए। इस दौरान एक छोटे समय तक आप देखोगे मराठास का मैप लगभग इस पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर करता था। इस्टेब्लिश कंट्रोल अक्रॉस नॉर्थन एरिया पे, इंडिया पे इनका कंट्रोल था। लेकिन इसके बाद में आप देखोगे फिर ब्रिटिशर्स ही पावरफुल होते चले गए। तो पता चलेगा कि हम लोग कितने यूनाइटेड नहीं थे, आपस में ही लड़ रहे थे, आपस में ही एक साथ अपने एनिमी को हम लोग नहीं पहचान पाए। ओके, अगेन आज का लास्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो इसके बारे में, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन सुना है इसके बारे में? 1928 क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो मुझे, इनमें से आंसर बताओ। 1928 में नहीं आया था, पहले आया था। इससे साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड। बॉयकॉट का मतलब क्या है? बहिष्कार करना, बाय द नेशनलिस्ट लीडर ऑफ इंडिया, बिकॉज सी द मेंबर ऑफ द कमीशन वर बाइज्ड अगेंस्ट इंडिया। ओके, और क्या है? ऑप्शन डी यूज होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो हर कमीशन के लिए ट्रू होगी, ठीक है ना? अंग्रेजों के जितने भी कमीशन थे, कौन फेयर था? सब बाइज्ड ही थे। तो इसका है बी आंसर। हाँ, साइमन कमीशन का आंसर है ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर इंग्लिश, सारे अंग्रेज थे। अब सुनिएगा इसमें दिक्कत क्या है, साइमन कमीशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे देश के लीडर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ब्लैक वो है झंडा और क्या लिखा हुआ है? साइमन गो बैक। सुनिएगा, 1919 में ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया, हमें कुछ पावर दी, और उन्होंने बोला अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो ना इस एक्ट के अंडर में, तो हम आपको कुछ साल में कुछ और पावर देंगे, ठीक है? अब आपकी परफॉर्मेंस को जज करेंगे 10 साल के बाद। बट कुछ साल पहले ये कमीशन लेके आ जाते हैं हमारी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। उस कमीशन का नाम क्या होता है? साइमन कमीशन। अब उसमें चिंता क्या होती है? हम लोगों ने बोला जब आप हमारी वर्किंग को जज कर रहे हैं, कम से कम जो कमीशन जज कर रहा है उसमें एक इंडियन बंदे की रिप्रेजेंटेशन हो, सो दैट वो अपनी प्रॉब्लम को आपके सामने बता पाए। तो यहाँ पे तो क्या है ना, ब्रिटिशर्स बिना सुने जज कर रहे थे। दिस इज द वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। देयर इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि किसी भी व्यक्ति को आप बिना सुने जज नहीं कर सकते, उसको एक बार सुनने का मौका देना चाहिए, तभी जज करना है। तो साइमन कमीशन में कोई भी अंग्रेज, सारे अंग्रेज थे, कोई भी हिंदुस्तानी व्यक्ति नहीं था। इंडियन लीडरशिप को लगा अब ये जो भी जजमेंट देगा वो सही नहीं होगी, क्योंकि इसने तो हमारा पक्ष सुना ही नहीं। अब साइमन कमीशन सर्वे करने के लिए इंडिया में लैंड होता है। तो जैसे ही वो लैंड होता है, हम लोग प्रिपेयर करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, हम प्रोटेस्ट करेंगे। और प्रोटेस्ट में स्लोगन क्या होता है? साइमन गो बैक, इस देश को छोड़ के वापस जाओ। एक प्रोटेस्ट में एक और अनफॉर्चुनेट चीज़ हो जाती है। यू नो दिस मैन, लाला लाजपत राय, इनकी एक वो भी थी पंजाब केसरी। तो लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज से डेथ हो जाती है। कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा होता है, वहाँ का जो एसपी होता है वो ऑर्डर देता है लाठीचार्ज करो, और लाठीचार्ज से डेथ हो जाती है। तो याद रखिए, हमारा एक बहुत बड़ा लीडर है, उसकी पुलिस वाले इतना बेरहमी से लाठीचार्ज से मार देते हैं इतने महान लीडर को, तो लोग और ज़्यादा भड़क जाते हैं। बाद में इसका भगत सिंह वगैरह इसका बदला लेते हैं। इन्होंने बोला भी था, दिस शॉट दैट हिट मी आर द लास्ट नेल टू द कफन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
उन्होंने बोला ये जो आपने मुझे मारा है ना, आपने मुझे नहीं मारा है, अपना जो लाइक कफन है उसमें लास्ट वो है, अब ये साम्राज्य ही खत्म हो जाएगा। ओके, सुनिएगा अब था क्या। तो साइमन कमीशन हमारे लिए कुछ देता, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब वहाँ का वॉइस रॉय पता है क्या कहता है, एक काम करो, ठीक है, भारत की सारी पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठे हो, आप मांगिए आपको क्या चाहिए। समझ में आ रहा है? पहले तो हम डिसाइड कर रहे थे आप मांगिए, पर एक कंडीशन है, आप सारे लोग सहमत हो अपनी मांगों को लेके। अच्छा, अंग्रेजों को पता था कि ये सारे लोग एक साथ नहीं आ पाएंगे। मुस्लिम लीग है मोहम्मद अली जिन्ना की, वो कुछ और मांगेगी, कांग्रेस कुछ और मांगेगी, राजा महाराजा कुछ और मांगेंगे, BR अम्बेडकर कुछ और मांगेंगे, ये सारे एक जगह यूनाइट नहीं हो पाएंगे। और जब इन सब की मांगे एक साथ नहीं आएंगी तो हम बोल देंगे किसको मानो, साइमन कमीशन। तो ये बोलते हैं, इस सब चैलेंज को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू, ही वाज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ये ऑल पार्टी मीटिंग बुला लेते हैं और उस ऑल पार्टी मीटिंग में ये सबसे डिमांड मांगते हैं आपको क्या क्या चाहिए। और लगभग सभी राजनीतिक दलों की, सभी अलग अलग लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड मानने की कोशिश करते हैं और साल के लास्ट तक एक रिपोर्ट लेके आते हैं, उसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928। तो नेहरू कौन से नेहरू थे? मोतीलाल नेहरू। अब कांग्रेस अपना एक सेशन चलाती है उसी साल, और कांग्रेस अंग्रेजों को 1 साल का टाइम देती है कि 1 साल के अंदर में या तो अब हमारी इन मांगों को मानिए, अदरवाइज हम बड़ा मूवमेंट चालू करेंगे। अब क्या होता है इसमें, जिन्ना मोतीलाल नेहरू की डिमांड के साथ सहमत नहीं होता है और जिन्ना बोल देता है मैं साथ नहीं हूँ। तो ब्रिटिशर्स बोलते हैं ये तुम सभी लोगों की एक साथ डिमांड नहीं है, जिन्ना तो है ही नहीं। तो ब्रिटिशर्स इनकी जो ये ऑफर लेके आए उसको मानने से मना कर देते हैं। इन्होंने 1 साल का टाइम दे रखा था। अब 1 साल के टाइम के बाद इस बार कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। देखो अभी भी कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है ना, प्रेजेंट डे में थोड़ा सा बीजेपी उसको इरिलेवेंट दिखाने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस देखो अपनी लेगेसी को वापस ला रही है। ये मैंने सीधा ये कांग्रेस का वो था, कांग्रेस का एक ट्वीट था, वहां पे देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 19 दिसंबर 1929 हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज्य रेजोल्यूशन पास्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पे कांग्रेस क्या करती है कि तुम सभी लोगों ने हमारी डिमांड नहीं मानी, हमने आपको 1 साल का टाइम दिया, अब हमें ये डिमांड चाहिए नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। पहली बार कांग्रेस पार्टी 1929 में बोलती है हमें क्या चाहिए, पूर्ण आज़ादी चाहिए। ब्रिटिशर्स देश छोड़ो, हमें पूर्ण आज़ादी दो। अब इस पूर्ण आज़ादी के कॉन्सेप्ट के बाद आप इंडिपेंडेंस डे भी डिक्लेयर करोगे। तो हमने क्या किया, 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया उस समय। इसलिए आप देखोगे जब हमारा संविधान बना तो डेलिब्रेटली वो संविधान हमने किस डेट को अडॉप्ट किया, 26 जनवरी 1930 को। तो समझ में आया, साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ, मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट आई, उसमें जिन्ना नहीं माने। उसके बाद क्या हुआ, लाहौर में सेशन हुआ कांग्रेस का, कांग्रेस ने क्या बोला, हमें क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उसके बाद उन्होंने 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। गांधी जी से बोला कि अब आप एक आंदोलन लॉन्च कीजिए, और गांधी जी ने लॉन्च किया डांडी मार्च। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, 2-3-4 मिनट का टाइम है। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क। तो ये सारा है। एग्जाम कौन सा आ रहा है अभी, कोई सा पास आ रहा है?